A very good evening to all of you. My name is Rakesh Rauta and I welcome all of you to English by Rakesh Rauta. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट 2 पे बात करेंगे। हम कन्फ्यूजेबल वर्ड्स पे लगातार बात करें और इन वर्ड्स को हम आगे बढ़ाएंगे और जब तक हमारी ये पूरी क्लासेस पूरी होगी आपको पता चलेगा कि हमने सारे के सारे कन्फ्यूजेबल वर्ड्स कर लिए। आपकी वोकैबुलरी के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा और वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी आपका बिल्कुल सही होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं हर दिन के अंदर रिकॉर्ड कर लूंगा वीडियो, क्योंकि समय की थोड़ी सी समस्या है, इस वजह से लाइव क्लासेस में कुछ दिनों के लिए मात्र नहीं ले पा रहा हूँ। बाकी हम लाइव दोबारा से शुरू करेंगे जैसे ये सीरीज पूरी होगी और हम बाकी जो अपने ग्रामेटिकल सेक्शन पे अपन बात कर रहे थे हम वहां पे बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे उपस्थित थे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ अभी इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए। लगातार आप जब भी वीडियो देखते हो तो वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात ये, क्योंकि अभी आने वाले कुछ समय के लिए, क्योंकि आपको वीडियो तो हमेशा से मिलेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि आपकी स्टडीज को लेके कुछ नुकसान हो, आपके अंदर जो निरंतरता ये भाव ना टूटे, इसलिए मैं समय निकाल के दिन में और वीडियो है वो रिकॉर्ड करता हूँ ताकि आपके पास सारी जानकारियां पहुंच पाए, आपका पढ़ाई के साथ जो तालमेल है वो टूटे ना और आप निरंतर रूप से इस चैनल के साथ जुड़े रहे और आपको फायदा मिले। लेकिन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम का अकाउंट है राकेश रावता, जाके फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। और दूसरी छोटी सी बात है कि टेलीग्राम का एक ग्रुप है इंग्लिश बाय राकेश रावता, आप जाके इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। फायदा इसका ये है कि हम जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे करते हैं उसके तुरंत बाद इसकी जो पीडीएफ है वो यहाँ पे मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, तो आप यहाँ से पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ तक हम अब शुरू करते। आज हम पार्ट 2 पे बात करेंगे। कल हमने 10 क्वेश्चन तक कर लिए थे। 10 क्वेश्चंस को लेके मैंने एक सीरीज बनाई है जो काफी महत्वपूर्ण है, सारे हम शामिल करेंगे। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं देखूं उस सीरीज का तो ये आपके पास में सेकंड मतलब आज पार्ट है, तो इस पे अपन बात करेंगे। जॉन हैज टू वर्क ऑन संडेज। अब यहाँ पे क्या सही वर्ड होगा? पहला वर्ड है ऑल्टरनेटिव और दूसरा वर्ड है ऑल्टरनेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे सही आंसर क्या होने वाला है। जॉन हैज टू वर्क, कि जॉन है उसको काम करना पड़ता है, ऑन डॉट 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 संडेज। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? अब देखिएगा, पहला जो वर्ड आपके पास में है वो ऑल्टरनेटिव है और दूसरा जो वर्ड है वो ऑल्टरनेट है। दिखने में लगभग समान दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि यार हम क्या करें, ऑल्टरनेटिव करें या ऑल्टरनेट करें। आप याद रखना, ऑल्टरनेटिव जो शब्द है ना उसका मतलब होता है विकल्प, उसका मतलब क्या होता है विकल्प। और जो वर्ड ऑल्टरनेट है इसका मतलब होता है एक छोड़कर एक, यानी जैसे आज अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो कल मैं नहीं करूंगा, परसों उसको करूंगा, यानी एक के बाद एक छोड़कर उसके बाद में दूसरा। तो याद रखना कि जॉन है वो एक संडे को काम करता है, दूसरे संडे को नहीं करता है, लेकिन तीसरे संडे को दोबारा से काम करता है। तो सही शब्द आपके पास में ऑल्टरनेट होगा, न कि ऑल्टरनेटिव, क्योंकि ऑल्टरनेटिव का मतलब तो विकल्प होता है। तो यहाँ पे सही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अब मैं एक्सप्लेनेशन पे बात कर लेता हूं थोड़ा सा, और वो आपके पास में क्या देखिए, ऑल्टरनेटिव जो शब्द है इसका मतलब होता है विकल्प, यानी एक चॉइस को बताता है, चुनाव की बात करते हैं। जैसे वी हैड नो ऑल्टरनेटिव बट टू फाइंड जॉन। हमारे पास में कोई विकल्प नहीं था, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, बजाय इसके कि हमें जॉन को क्या करे, फायर करे, यानी ऑफिस से निकाल दे। तो जब भी हम किसी व्यक्ति को उसकी जॉब से निकाल देते तो उसके लिए एक शब्द होता है फायर करना। तो फायर का मतलब यहाँ नहीं है कि हमने जॉन के ऊपर फायरिंग कर दी, वो वाला फायर नहीं है। फायर का मतलब है कि जॉब से हटा देना। तो क्यों हटा दिया? क्योंकि हमारे पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं था। दूसरा जो वर्ड आपके पास में ऑल्टरनेट, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये वर्ड आपके पास में लिखा हुआ ऑल्टरनेट, इसका मतलब होता है एवरी सेकेंड, यानी प्रत्येक दूसरा। एकांतर ये शब्द है, इसके लिए वर्ड देखिए, वी मीट ऑन ऑल्टरनेट डेज। हम मिलते हैं ऑल्टरनेट डेज। तो ऑल्टरनेट डेज के जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे आपने यहां मुलाकात की, फिर आप इसको छोड़ दो कि यहां मिलोगे, फिर उसके बाद में आप इसको छोड़ दोगे, फिर यहां मिलोगे, फिर आप इसको इस तरह से आप मिलोगे, है ना। एक दिन छोड़ रहे हो मुलाकात, एक दिन छोड़ रहे हो मुलाकात, एक दिन छोड़ रहे हो मुलाकात। तो ये जो स्थिति आपके पास में, ये आपके पास में ऑल्टरनेट होती है। तो याद रखना विकल्प को, सॉरी एकांतर क्रम को ये बताता है।
12 नंबर जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि आई डोंट अग्री विद यू। तो पहला जो शब्द है वो है ऑल टुगेदर और दूसरा वर्ड है ऑल टुगेदर, यानी पहला एक साथ लिखा हुआ है, दूसरा आपके पास में अलग लिखा हुआ है। तो यहां पे आंसर क्या होगा? वैसे आई डोंट, डी कैपिटल है जो गलत है, स्मॉल कर लेना, आई डोंट है वहां पे, वो वैसे ही लिखा हुआ, इतना तो मतलब जब टाइप करते तो मिस्टेक हो जाती, तो आप ज्यादा दिक्कत ना करें इसकी, समझ गया। आई डोंट अग्री विद यू। तो देखिए पहला जो शब्द है ना ऑल टुगेदर, ये आपके पास में एडवर्ब होता है। जब ऑल टुगेदर को एक साथ लिखा जाए तो ये एक आपके पास में एक एडवर्ब होता है और इसका मतलब होता है कंप्लीटली। इसका मतलब क्या होता है? कंप्लीटली हिंदी में बोलते हैं पूर्ण रूप से। और जब ऑल टुगेदर को अलग अलग लिखा जाए तो इसका मतलब सभी एक साथ, यानी ऑल एट वंस। तो देखिए इसका सेंस क्या है कि मैं पूरी तरह से या संपूर्ण तरह से आपसे सहमत नहीं हूं। इसका मतलब सही आंसर आपके पास में क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। देखिए आई डोंट ऑल टुगेदर एग्री विद यू। लेकिन दूसरा एग्जांपल देखिए, जो शब्द आपके पास में ऑल टुगेदर अलग अलग है, इसका मतलब होता है ऑल एट वंस, यानी सभी एक साथ। जैसे देखिए दे अराइव्ड होम, यानी वे घर पहुंचे ऑल टुगेदर, सभी एक साथ। पूरी तरह से घर नहीं पहुंचे, नहीं तो वो वाला होता सभी एक साथ घर पहुंचे, तो ऑल और उसके बाद में टुगेदर। ऑल यानी सभी, टुगेदर नहीं एक साथ, यानी सभी एक साथ। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है वो क्या देखिए, हर पेरेंट्स स्ट्रीम्ड वेरी। तो उसके जो पेरेंट्स है यानी उसके जो माता पिता है वो कैसे लगे, मतलब कैसे आपको लगे जब आप उनसे मिलने गए? तो हर पेरेंट्स स्ट्रीम्ड यानी वो बिल्कुल ऐसे प्रतीत हुए, ऐसे लगे वेरी एमिएबल या एमिकेबल। अब बताओ आंसर क्या होगा? अब ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एमिएबल जो शब्द है और दूसरा एमिकेबल है, दोनों में अंतर होता है। तो जो पहला जो शब्द आपके पास में है ना एमिएबल, इसका मतलब देखो यहां पे लिखा हुआ है, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड इजी टू लाइक, यानी बिल्कुल हम जिसको बोलते हैं ना मिलनसार। जब कोई व्यक्ति मिलनसार होता है ना, जैसे आप जिससे पहली दफा आप मिले और मिलते ही आपको लगा नहीं कि आप पहली बार मिल रहे हो, आपको लगा यार ये तो मेरा दोस्त है पहले से, तो वो मिलनसार होती है। इसको अपन स्नेही या मिलनसार व्यक्ति बोलते हैं, एमिएबल होता है। लेकिन एमिकेबल होता है, एमिकेबल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज डन इन अ पोलाइट वे, किसी पोलाइट वे में किसी चीज को करना विदाउट आर्ग्यूइंग, बिना बहस के। एक्चुअल में इसका मतलब होता है मैत्रीपूर्ण तरीके से। जैसे मान लो हमने कोई डील के ऊपर बात करी थी और अंत में हमारी जो डील है वो एमिकेबल रही। एमिकेबल का मतलब है कि कोई ऐसे न कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, बल्कि सारा कुछ पोलाइट तरीके से हो गया, यानी मैत्रीपूर्ण तरीके से हमारी डील है वो पूरी हो गई। तो इसका तो मतलब था मिलनसार, एमिएबल का मतलब था मिलनसार, और एमिकेबल का मतलब है कि कोई भी चीज हम करते हैं एक तो पोलाइट तरीके से और एक उसके अंदर कोई आर्ग्यू वगैरह नहीं करते, बहस वगैरह नहीं होती, दोनों पार्टीज आपस में सहमत होती है, मैत्रीपूर्ण। जिससे देखिए एन एमिकेबल सेटलमेंट, यानी एक ऐसा समझौता जो सौहार्दपूर्ण था, यानी जहां पे किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, बिल्कुल सौहार्द का मतलब है कि बिल्कुल सामंजस्यपूर्ण था, वोज रीच्ड, वो मतलब अंत में क्या हुआ, ये जो आपके पास में सेटलमेंट वो कैसा रहा बताइए? एमिकेबल रहा। तो याद रखना एमिकेबल का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत मैत्रीपूर्ण या फिर सौहार्दपूर्ण तरीके से, और एमिएबल का मतलब होता है स्नेही या फिर मिलनसार। तो मुझे बताइए उसके जो पेरेंट्स थे वो कैसे थे? बताइए उसके पेरेंट्स एमिएबल थे। आंसर होगा मिलनसार। अगला जो क्वेश्चन आपके पास में 14 नंबर क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, देयर मैरिज वॉज, कि उनकी जो शादी है वो वॉज थी, आफ्टर जस्ट 6 मंथ्स। अब मुझे बताइए 6 महीने के अंदर, यानी 6 महीने में ही उनकी जो शादी हो क्या होगी? तो पहला वर्ड आपके पास में एनुअल और दूसरा है अनल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहला वर्ड और दूसरा वर्ड आपको पता होना चाहिए। तो जो जो पहला वर्ड आपके पास में देखिए, अब यहां पर देखो मैं लिख रहा हूं, देखिए वर्ड आपके पास में लिखा हुआ अनल। अनल का मतलब होता है लीगली इनवैलिड, यानी अगर आप हिंदी में देखो किसी चीज का अमान्य घोषित हो जाना या फिर उसको रद्द कर देना। जब मान लो किसी चीज को हम अमान्य घोषित कर दिए या जब किसी चीज को रद्द कर दिया, रद्द हो जाती है, तो उसके लिए वर्ड होता है अनल, ANNUL। और एक एनुअल का मतलब आप सबको पता है कि एनुअल आपको पता है कि वार्षिक होता है, ये वर्ष में वर्ष वार्षिक का सेंस देता है। जैसे एन एनुअल रिपोर्ट यानी एक वार्षिक रिपोर्ट है, एनुअल मीटिंग यानी वार्षिक मीटिंग है, एनुअल इवेंट यानी एक ऐसी इवेंट है जो वार्षिक वर्ष में एक बार होती है। तो मुझे बताइए कि उनकी जो शादी है वो क्या हो गई थी? रद्द हो गई। वो वार्षिक थोड़ी है, यहाँ पे कोई 6 महीने की बात है, 6 महीने शादी नहीं टूकी, मतलब वो रद्द हो गई। तो सही वर्ड आपके पास में क्या होगा? अनल्ड होगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा।
अगला जो क्वेश्चन आपके पास में वो आप देखेंगे, हिज मेड अस लाफ। तो यहाँ पे पहला वर्ड है एंटिक और दूसरा वर्ड है एंटिक्स। अब ये दिखने में तो दोनों वर्ड्स आपको लगभग समान दिख रहे, लेकिन पता होना चाहिए, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप ये चीजें पढ़े ना तो आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। ये दिखने में आपको लगभग समान दिखेंगे, लेकिन अंतर बहुत है, इस अंतर को आपको ध्यान से देखना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले जो वर्ड है वो एंटिक और दूसरा वर्ड है एंटिक्स। तो क्या है हिज। अब यहाँ पे आप उसका मतलब उसकी कौन सी चीज है जो आपको बिल्कुल क्या हंसा दी, मतलब आप उसको देखकर आपको हंसी आने लग गई, कौन सी चीज थी। तो जो एक वर्ड है एंटिक्स, एंटिक्स का मतलब क्या होता है, सिली एंड फनी बिहेवियर। एक ऐसा व्यवहार जो एक तो फनी हो और एक थोड़ा सा बिल्कुल बचकाना या मतलब मूर्खतापूर्ण व्यवहार। तो जब किसी व्यक्ति का व्यवहार फनी और साथ साथ वो मूर्खतापूर्ण हो तो उसको अपन बोलते हैं एंटिक्स, ANTICS। और एंटिक आपने पढ़ा था कि यार ये तो एंटिक है, इसका मतलब क्या है, प्राचीन। एंटिक का मतलब प्राचीन है। देखिए ओल्ड एंड ऑफन वैल्यूएबल, एक कोई ऐसी चीज जो क्या वेल्यूएबल, काफी उपयोगी तो हो लेकिन काफी क्या हो बताइए, ओल्ड भी हो, उसको अपन एंटिक बोलते हैं। तो देखिए अ लॉट ऑफ एंटिक्स यानी बहुत सारी एंटिक्स है, वर डिस्ट्रॉयड, वो नष्ट की गई थी, इन द फायर, नष्ट हो गई किसके अंदर, आग के अंदर। लेकिन यहां पर जो सही वर्ड है वो क्या होगा, एंटिक्स होगा। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार जो फनी या सिली था, उसने हमें उसको देखकर हमें हंसी आ गई। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा एंटिक्स। आप आराम से देखना और इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। अगला जो क्वेश्चन आपके पास में 16 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है हर रिमार्क्स आर एक्सट्रीमली टू द प्रेजेंट डिस्कशन। अब देखिए पहला वर्ड है वो है अपोजिट और दूसरा वर्ड है ऑपोजिट। बताइए क्या होगा, अपोजिट एंड ऑपोजिट, दोनों में अंतर क्या है। दिखने में दोनों लगभग समान दिख रहे हैं, केवल यहाँ पे ए और नीचे आपके पास में ओ लिखा हुआ है। सही आंसर क्या होगा, हर रिमार्क्स यानी उसने जो टिप्पणियां की थी, आर एक्सट्रीमली वो है, टू द प्रेजेंट डिस्कशन, जो प्रेजेंट डिस्कशन है, जो वर्तमान में जो आपके पास में डिस्कशन है, जो चल रहा है, बहस है, उसको लेकर क्या थी वो, अपोजिट। यानी यहाँ पे ऑपोजिट नहीं है, अपोजिट। यानी सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट का मतलब होता है उचित या उपयुक्त, और ऑपोजिट का मतलब तो क्या होता है, विपरीत होता है। तो याद रखना। और वैसे मैं बता दूं, ज्यादा एक चीज और बता दूं कि ये जो वर्ड है ना आपके पास में अपोजिट, इसके साथ में एक प्रेपोजिशन भी लगती है टू, तो ये भी याद रखना। जबकि ऑपोजिट के साथ में आप देखेंगे तो किसका प्रयोग होता है, हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर आप देखोगे तो आपके पास में ऑफ का प्रयोग आपको मिल जाएगा। लेकिन यहां पर देखना, देखो क्या है, हर रिमार्क्स यानी उसकी जितनी भी उसकी जो रिमार्क्स थे, जो टिप्पणी थी, टीका टिप्पणी थी, आर एक्सट्रीमली वो क्या थी, अपोजिट यानी उपयुक्त थी, जो उस समय जो प्रेजेंट डिस्कशन चल रहा, उसके प्रेजेंट डिस्कशन जो चल रहा उसको लेके। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बी का तो मतलब विपरीत होता है, ऑपोजिट अपन बोलते हैं। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ हैवी, तो जो हैवी है, भारी है, उसका बताइए विपरीत क्या है, तो उसका विपरीत हल्का हो जाएगा। और तो क्या, आगे देखिए आपके पास में क्या, 17 नंबर क्वेश्चन पे अपन बात करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द हैंड वोवन टेक्सटाइल, हाथ से बुने हुए जो कपड़े उनकी बात की जा रही है, वर मेड बाय स्किल्ड लोकल। अब यहां पे आंसर क्या होगा, तो हाथ से बुने हुए जो कपड़े हैं वो बनाए जाते थे किसके द्वारा, काफी जो कुशल, जो अब लोकल जो बताइए शिल्पकार थे, कारीगर थे, वही बनाएंगे। अब देखिए पहला जो वर्ड है वो आपके पास में आर्टिजन, दूसरा वर्ड है आर्टिस्ट और तीसरा वर्ड भी आपके पास में आर्टिस्ट। लेकिन अंतर क्या है, तो अंतर आप देखेंगे, आर्टिजन का मतलब होता है ए क्राफ्ट्समैन यानी कारीगर या शिल्पकार, कारीगर या शिल्पकार, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्टिजन। दूसरा वर्ड आपके पास में आर्टिस्ट। आर्टिस्ट जो शब्द है ना वो होता है कलाकार के लिए, एंड विशेष रूप से या तो कोई व्यक्ति पेंटिंग के अंदर या ड्राइंग के अंदर, जब कोई व्यक्ति ड्राइंग बनाने के अंदर काफी मतलब टैलेंटेड है या पेंटिंग के अंदर काफी टैलेंटेड है, तो उसको हम आर्टिस्ट बोलते हैं, ARTIST, आर्टिस्ट। लेकिन ARTISTE जब आप इस आर्टिस्ट के अंत में ई और जोड़ दो तो इसका मतलब हो जाएगा गायक या नर्तक। जैसे प्रोफेशनल एंटरटेनर यानी जो पेशेवर क्या हो, मनोरंजन करने वाला हो, सच है। जैसे मान लो कोई सिंगर है तो सिंगर के लिए ARTISTE होगा। दूसरा क्या है, कोई डांसर है, ARTISTE होगा। या कोई एक्टर है तो जो आप आर्टिस्ट आर्टिस्ट बोलते हो ना, उसकी स्पेलिंग याद रखना। जो ARTIST बोलते हो ना वो तो पेंटिंग या ड्राइंग के लिए आता है विशेष रूप से,
और जब टी के बाद में ई जोड़ दो तो ये आपका कोई सिंगर भी हो सकता है, कोई डांसर भी हो सकता है, या कोई आपके पास में एक्टर भी होता है। तो याद रखना यहाँ पे हम कारीगरों की बात करें तो हम शिल्पकार की बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिजन। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वो 18 नंबर सवाल है और ये लिखा हुआ है द डायरेक्टर हैज गिवन हिज, तो डायरेक्टर ने दे दी हिज यानी उसकी टू द प्रपोजल, तो क्या दी है भाई? सहमति दी होगी। अब मुझे बताइए आंसर क्या होगा, बताइए। असेंट, दूसरा वर्ड ए एस एस ई एन टी, और तीसरा वर्ड आपके पास में ए सी सी ई एन टी। अब बहुत ही ध्यान से आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। देखने में सारे समान लेकिन अंतर है इसके अर्थ में, तो ये आपको पता होना चाहिए। बताओ आंसर क्या होगा? बहुत ही ध्यान से आपको देखना है और आंसर बताना। देखो जो पहला वर्ड आपके पास में ए एस सी ई एन टी, अब याद रखना इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ मूविंग अप, यानी हम चढ़ाव के, आप बोलते हो ना डिसेंडिंग असेंडिंग, वहीं से वर्ड बना है, तो ये असेंट है। इसका मतलब क्या है? द एक्ट ऑफ मूविंग अप यानी चढ़ाव की बात करें। दूसरा ए एस एस ई एन टी, ये भी असेंट है और इसका मतलब क्या होता है? स्वीकृति यानी ऑफिशियल अप्रूवल ऑफ समथिंग। और तीसरा जो वर्ड आपके पास में एक्सेंट, ये वर्ड आपके पास में क्या? एक्सेंट, इसका मतलब होता है उच्चारण। हम कहते हैं ना इस व्यक्ति का तो एक्सेंट बहुत अच्छा है, उच्चारण, द वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यानी जिस तरह से आप किसी वर्ड को बोलते हो। तो यहां पर क्या है? डायरेक्टर ने क्या दी बताइए? सहमति दी थी किसको? प्रस्ताव को, प्रपोजल को। तो सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ए एस एस ई एन टी, असेंट यानी सहमति। अगले क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूं, दैट इज कि ही टू बी देयर नेक्स्ट लीडर, तो बताइए क्या होगा? अस्पायर्ड या एक्सपायर्ड? बताओ आंसर क्या होगा? ही अस्पायर्ड या एक्सपायर्ड टू बी देयर नेक्स्ट लीडर। तो देखो यहाँ पे क्या है? ए एस पी आई आर ए, अस्पायर का मतलब होता है टू हैव अ स्ट्रोंग डिजायर, यानी तीव्र इच्छा रखना कुछ काम करने के लिए या किसी चीज के प्रति। और एक्सपायर का मतलब क्या होता है? समाप्त हो जाना, जैसे टू बिकम इनवैलिड। एक्सपायर आप देखिए, एक्सपायरी डेट लिखी होती है दवाइयों पे, ये उस डेट के बाद में वो बिल्कुल उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है, उनकी बिल्कुल लाइफ समाप्त हो जाती है। अस्पायर का मतलब कहता है कि तीव्र इच्छा होना, किसी चीज कुछ काम को करने की जब तीव्र इच्छा होता है ना, वो अस्पायर करना। जैसे देखिए तो यहाँ पे सही वर्ड आपके पास में क्या हो जाएगा? अस्पायर्ड हो जाएगा। ही अस्पायर्ड टू बी देयर नेक्स्ट लीडर, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्या है? आई विल नोट कास्ट, अब देखिए ऑप्शन ए भी दे रखा है, ऑन योर ऑनेस्टी, तो बताइए क्या होगा? देखो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे इन दोनों के अंदर अंतर क्या है। पहला वर्ड आपके पास में एस्पिरेशन, या फिर को हम एस्पिरेशन भी बोलते हैं इसको, और दूसरा वर्ड है एस्पर्जन। इसका मतलब अब दोनों वर्ड आपके पास में, आप बताएंगे इनका सही आंसर क्या होगा। तो पहला वर्ड आपके पास में ए एस पी आई आर ए टी आई, इसको हम एस्पायरेशन भी बोलते हैं और हम इसको एस्पिरेशन भी बोलते हैं, और दूसरा वर्ड आपके पास में एस्पर्जन। तो देखिए दोनों वर्ड्स में अंतर क्या है। जो पहला वर्ड आपके पास में एस्पायरेशन या एस्पिरेशन जो वर्ड है, इसका मतलब होता है आकांक्षा, स्ट्रोंग डिजायर टू हैव समथिंग। और जो दूसरा वर्ड आपके पास में ना एस्पर्जन, इसका मतलब होता है अनप्लीजेंट रिमार्क्स और जजमेंट, यानी किसी चीज पे लांछन। जैसे अनप्लीजेंट रिमार्क भी हो सकता है, कोई एक बहुत ही बेकार सी किसी के ऊपर टिप्पणी करना या किसी के ऊपर जजमेंट ऐसा पास करना जो क्या हो अनप्लीजेंट हो, तो उसके बोलते। तो आई विल नोट कास्ट एस्पर्जन, यानी मैं आपकी ईमानदारी उसके ऊपर कोई लांछन नहीं लगाऊंगा, तो सही वर्ड आपके पास में क्या हो जाएगा? एस्पर्जन। ये वर्ड आपके पास में ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये अब आप जो आप सेकंड पार्ट है ये भी अपना कंप्लीट हो चुका है। आज हमने उन वर्ड्स के ऊपर बात की जो काफी इंपॉर्टेंट है। हम बिल्कुल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जेड जो भी आपके पास में जितने भी लेटर्स है हम उसी हिसाब से चलेंगे। तो हम कंप्लीट करेंगे। अब देखो आपको छोटा सा काम ये करना है, तो अभी एक तो आप इस वीडियो को लाइक करना है
एक आप उसको अपने दोस्तों में शेयर करना है। हर शाम को आपके पास में एक नया वीडियो अपलोड हो जाएगा, आपको देखना है और अभी आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको वीडियो जैसा भी लगा आप लिख सकते हो। अगर आपका कोई सुझाव हो या आपको वीडियो अच्छा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और हम इसी सीरीज को आगे करेंगे, सारी कन्फ्यूजेबल वर्ड्स कर लेंगे जहां पे आपको कन्फ्यूजन अब तक थी, अब वो नहीं बचेगी। तो आज तो मैं आप लोगों से यहीं पे बिल्कुल विदा चाहूंगा, क्योंकि हम मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।